किसी ने क्या खूब कहा है, आग लगाने वालों को कहाँ खबर है। आग लगाने वालों को कहाँ खबर है, अगर रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी होंगे। अगर रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ में। मैं धीरज कुमार और हमने यहाँ थर्मोडायनामिक्स शुरू किया हुआ है। थर्मोडायनामिक्स के अंदर कुछ चीज़ें हमने पढ़ी है, जैसे फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स कवर किया। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने रिलेशन बिटवीन सीपी और सीवी पढ़ा था कि सीपी और सीवी के बीच में क्या रिलेशन होते हैं, एंथैल्पी क्या होती है और हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्सेट्रा क्या होती है, किस तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ हीट कैपेसिटी वे कैलकुलेटेड, क्या क्या कैलकुलेट किया हमने, क्यों कैलकुलेट किया, हीट ऑफ को कैलकुलेट करने का, एंथैल्पी कैलकुलेट करी, डेल्टा एच डेल्टा ई कैलकुलेट करा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट के अंदर थर्मोडायनेमिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप देख सकते हो। अदरवाइज मैं कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिंक पिन कर दूंगा ताकि आप देख सकें। अब आगे टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम पढ़ेंगे वर्क डन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस। हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं वर्क डन, शायद दिख रहा होगा आपको, हाँ, वर्क डन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। बड़े काम की चीज है। देखो थर्मोडायनामिक्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मतलब थर्मोडायनामिक्स में अगर हम फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं तो ये मानो डिफरेंट टाइप, ये नीचे दिख नहीं रहा था इसलिए मैं इसे थोड़ा नीचे बना देता हूं। अच्छा, इसमें जब अगर हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको ये कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट का मतलब अब यहाँ वर्क निकालना है। पीवी वर्क पढ़ रहे हैं एक्चुअल में हम, पीवी मतलब प्रेशर वॉल्यूम वर्क पढ़ रहे हैं, तो उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस को कम कर देता हूँ ताकि ये आपको थोड़ा अच्छा दिखे। हम अच्छे ना दिखे काम चल जाएगा, लेकिन वर्ड्स अच्छे दिखने चाहिए, ठीक है। खैर, अब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस के अंदर सबसे पहले मैं उठा लेता हूं, किसको उठा लूं मैं कौन सा प्रोसेस उठाऊं, आप जो कहेंगे वही प्रोसेस मैं यहां लेकर चलता हूं। तो सबसे पहले देखो दो ही तरीके के प्रेशर, आपके पास प्रेशर जो मेन मेजर जो यूज होते हैं, या तो जहां पे प्रेशर कांस्टेंट होता है या जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। बाकी हाँ आइसोकोरिक भी होता है, लेकिन पीवी वर्क की बात करें तो यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर को ज़्यादा कांस्टेंट लेके चला जाता है। तो सबसे पहले हम लिखें क्या कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। एक चीज को आप आराम से समझ के चलेंगे कि क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस, किस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करते हो, ये सारी चीजें। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, मैं पहले ही बता चुका हूँ। सबसे जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो था वो बेसिक के ऊपर ही था। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब यहाँ डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। अब आपको मैंने ना बड़े प्यार से एक चीज और समझाई थी कि अगर टेम्परेचर जीरो है तो आप इंटरनल एनर्जी या डेल्टा ई चेंज बराबर भी क्या लिखोगे, मतलब चेंज इन ई बराबर भी किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। ये जो डेल्टा ई है वो साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी जीरो होता है, आइसोथर्मल के लिए भी जीरो होता है। अब आ जाओ आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। अब कहां चलेंगे, फ्रॉम FLTD, या मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करूं तो ये हमें ये सिखाता है, क्या सिखाता है भाई, ये सिखाता है कि डेल्टा ई विल बी इक्वल्स टू होता है Q प्लस W के। डेल्टा ई बराबर किसके होता है, Q प्लस W के। लेकिन अकॉर्डिंग टू आइसोथर्मल प्रोसेस जो है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो डेल्टा ई किसके बराबर है, जीरो। तो मैं यहां अच्छे से लिख सकता हूं कि Q प्लस W विल बी इक्वल्स टू जीरो के बराबर। अच्छा, यहां मैं एक चीज और लिख दूं कि W विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q होगा कि नहीं होगा, अगर मैं इसे इधर भेज दूं तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आ गया कि W विल बी इक्वल्स टू माइनस Q के बराबर होता है। अब हम बात करें, अब पता तो लग गया कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन हीट के बराबर होता है, या पहले क्यों ना मैं वर्क डन को ही कैलकुलेट कर लूं। तो मैं यहां लिखूं हेडिंग डाल के कि वर्क फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। किसके लिए काम,
आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, वर्क फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अब एक चीज को समझना, मैं यहाँ एक डायग्राम जरूर बनाना चाहूंगा। हालांकि चित्रकारी में हमारा हाथ थोड़ा सा तंग ही रहता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं बहुत अच्छा बन जाए, बड़ा प्यारा सा डायग्राम बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब देखो, आपने यहाँ पिस्टन लगाया हुआ है, यहाँ क्या है, पिस्टन। यहाँ कुछ मैं मान लेता हूँ कि कुछ ऐसा था, ये एक्सपेंशन वर्क की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सपेंशन वर्क की बात कर लूँ या कंप्रेशन वर्क की बात कर लूँ, दोनों के अंदर हमें वॉल्यूम चेंज तो दिखाना ही पड़ता है। अब मानो आपने क्या करा, मानो मैं कंप्रेशन की बात करूँ पहले, तो आपने पिस्टन लगाया, ये पिस्टन से प्रेशर को नीचे धकेल दिया। अब इस प्रेशर से मैं इस वॉल्यूम को कुछ V1 मान लूं और ये वाला वॉल्यूम को क्या मान लूं, V2 मान लूं। इसमें कोई भी गैस भरी पड़ी है, जैसे मैं कह दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसे हम पैक करके कहीं दूर छोड़ाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे तो पेड़ पौधों को चाहिए, तभी तो ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन फिर भी हमने थोड़ी सी ले रखी है, ज़्यादा नहीं ले रखी। लेने का मतलब ये नहीं है कि भाई ले रखी है ये। तो अब वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो वर्क डन फॉर अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अब मैं क्या करता हूं, अच्छा रिवर्सिबल का मतलब कि जैसे ही आप पिस्टन हटाओगे, ये गैस क्या करेगी, वापस से एक्सपेंड करना शुरू करेगी, वापस से क्या करेगी, एक्सपेंड करना शुरू करेगी। अब मैं यहां इसका वर्क डन लिखना शुरू करता हूं कि कभी ना कभी तुमने पढ़ा होगा कि वर्क डन विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल, किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डीवी के बराबर होता है कि नहीं होता, सर बिल्कुल होता है। अच्छा डीवी इसके बराबर होता है, तो चलो इसे ना इंटीग्रेट करते हैं। तो हम इंटीग्रेट करने का मतलब डब्ल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। सर चेंज इन वॉल्यूम तो गैस का हो रहा है, तो प्रेशर भी आप गैस का ही लीजिए। देखो समझो कि चेंज इन वॉल्यूम किसका हो रहा है, गैस का हो रहा है, तो आप प्रेशर एक्सटर्नल क्यों ले रहे हैं, आप किसका प्रेशर लीजिए, इंटरनल, मतलब प्रेशर इंटरनल लीजिए। तो देखो बच्चे बात एक ही है। बात एक कैसे है, मानो आपने ना इसके ऊपर 10 किलोग्राम वजन लगा रखा है, मतलब उसका प्रेशर है 10 किलोग्राम वजन का प्रेशर है। आपने क्या किया, आपने 2 किलोग्राम वजन कम कर दिया। जैसे ही कम करा गैस एक्सपेंड होती है। तो जितना वजन यहां से कम करो, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जितना कम करोगे उतनी ही गैस एक्सपेंड होगी, उतना ही प्रेशर कौन लगाएगा, जितना एक्सटर्नल प्रेशर को कम करते हो उतना ही प्रेशर कौन लगाती है, गैस लगाती है। क्लियर। अब इसका मतलब क्या होगा कि इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों के दोनों क्या है, सेम है ऑलमोस्ट, भाई सेम ही तो है। तो इसका मतलब इसलिए मैंने क्या किया, इसे P एक्सटर्नल इंटू डीवी ले लिया। अच्छा वॉल्यूम चेंज मैं कहां से कहां तक ले लूं, फ्रॉम V1 से V2 ले लूं। वॉल्यूम चेंज कहां से कहां तक ले लूं मैं, V1 से V2। अब एक बात समझने वाली है क्या, कि सर इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये टर्म भी हमारे पास वॉल्यूम में ही चाहिए। बिल्कुल क्लियर सी बात है कि अगर इंटीग्रेट करोगे तो डीवी तो है, ये वाली टर्म भी किसके अंदर चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो कैसे आएगा, अब यहां हम सहारा लेंगे आइडल गैस का, फ्रॉम आइडल गैस इक्वेशन। क्या होती है आइडल गैस इक्वेशन, ये होती है भाई पीवी इक्वल्स टू किसके बराबर हो, एनआरटी के बराबर। क्या मैं प्रेशर विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर लिख दूं, एनआरटी बाय वी के बराबर लिख लूं, नो प्रॉब्लम। तो एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर, या इंटरनल भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। पी इंटरनल विल बी इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल है। अगर ऐसा है तो हमारी सुन लीजिए, अगर ऐसा है तो प्रेशर विल बी इक्वल्स टू एनआरटी बाय वी हो जाएगा, है होता भी है। तो W विल बी इक्वल्स टू, अब मैं क्या करूं, ये जो प्रेशर की वैल्यू जो आई है, प्रेशर के लिए जो टर्म मैंने कैलकुलेट करी है, मैं इसे लिख दूं W विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ n इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम V1 टू V2 nRT बाय V इंटू डीवी। करूंगा कि नहीं करूंगा, सर बिल्कुल करोगे, बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे थोड़ा और सोचिए, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आर गैस कांस्टेंट एंड द T विल बी द टेम्परेचर। आपको पता है T टेम्परेचर कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस, जितना लिया है उतना का उतना है। R गैस कांस्टेंट ही तो होता ही है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कांस्टेंट भी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है। अगर ऐसा है तो इनको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, अगर इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो W विल बी इक्वल टू, मैं ऐसे लिख दूं माइनस ऑफ NR।
क्या लिखूं, माइनस ऑफ एन आर टी, और यहां इंटीग्रेशन ऑफ किसके बराबर, dv डिवाइडेड बाय v। dv और v का इंटीग्रेशन होगा और यहां क्या लिख दूं भाई, फ्रॉम v1 से v2 लिख दूं। लिमिट्स मैंने कहां से कहां तक अप्लाई कर दी हैं, v1 से v2 अप्लाई कर दी। अब सुनो, जब आप इंटीग्रेशन करते हो, अब सुनना, क्या इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x, ये मैं वैसे लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x बराबर होता है ln ऑफ x के, कहीं साइड में नोट कर लेना। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x किसके बराबर होता है, ln ऑफ x के बराबर होता है। तो मैं इसे क्या लिख दूं कि w विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन आर टी, w विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन आर टी, और इसे क्या लिख दूंगा भाई मैं, ln ऑफ v के बराबर। किसके बराबर लिखूंगा, ln ऑफ v, और लिमिट्स कहां से कहां तक, फ्रॉम v1 से v2। लिमिट्स कहां से कहां तक लिखूंगा, v1 से v2 लिखूंगा। इतना तो समझ आया होगा आपको। अच्छा, अगर इतना समझ आ गया तो अब आगे का देखो। आगे का क्या देखें सर, तुम समझोगे इस चीज को कि अगर मैं लिमिट्स अप्लाई करता हूं, मैं यहां लिखता हूं इसका थर्ड पोर्शन, अप्लाइंग लिमिट्स, अप्लाइंग लिमिट्स। आप यहां बच्चे लिमिट को अप्लाई करोगे, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या कर दोगे, w विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन आर टी, और यहां कर दोगे ln ऑफ v2 माइनस ln ऑफ v1, ln ऑफ v2 माइनस ln ऑफ v1 कर दोगे। अब एक प्रॉपर्टी log की और बता दूं, क्या कि log ऑफ m, या मैं कह दूं कि भाई ln ऑफ m माइनस ln ऑफ n जो होता है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है ln m डिवाइडेड बाय n के बराबर, कहीं साइड में लिख लेना। ln ऑफ m माइनस ln ऑफ n, ये किसके बराबर होगा, ln ऑफ m डिवाइडेड बाय n के बराबर होगा। इसे आप कहीं पे भी नोट कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चले, देन नाउ वर्क डन विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन आर टी इंटू ln ऑफ, क्या लिख दू भाई मैं, v2 डिवाइडेड बाय v1 के, इसके बराबर लिख दूं v2 डिवाइडेड बाय v1। अब इस ln को और चेंज कर सकता हूं, मैं इसे log की फॉर्म में लिख सकता हूं। इट मींस ये होता क्या है, ये होता है w विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2.303, w विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2.303, क्या होगा, n r t log ऑफ v2 डिवाइडेड बाय v1 के बराबर आ जाता है, v2 डिवाइडेड बाय v1 के बराबर आ जाता है। तो यहां से आप क्या कैलकुलेट कर लेते हो, वर्क कैलकुलेट कर लेते हो। क्या कर लेते हो भाई, वर्क कैलकुलेट कर लेते हो, किसके लिए, फॉर अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन फॉर अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, w विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2.303 nRT log v2 डिवाइडेड बाय v1 आप कर सकते हो। दूसरा, अच्छा तुमने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, कभी तो सुना ही होगा ना, क्या कि सर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ऐसा सुना है। अगर मैं इसे ऐसे लिखना चाहूंगा कि P1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V1 और P2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V2, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा P1 डिवाइडेड बाय P2 बराबर होता है V2 डिवाइडेड बाय V1 के। आप निकाल के देख लो, चाहे आप इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करोगे तो आएगा P1 डिवाइडेड बाय P2 विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर, V2 डिवाइडेड बाय V1। ये मैंने ना प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम मैंने आपको 5th चैप्टर के अंदर, मतलब गैसियस स्टेट के अंदर पढ़ाया है, आप वहां से भी आप इसे देख सकते हो। तो खैर, इतना करने के बाद अब जब मुझे ये पता लग गया तो मैं W विल बी इक्वल्स टू एक और फॉर्मूला लिख सकता हूं, क्या, क्योंकि P1 बराबर है किसके, V2 के, और P2 बराबर है किसके, V1 के। तो मैं वर्क डन विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2.303 nRT log ऑफ, क्या कर दूं, P1 डिवाइडेड बाय
P2 कर दूं। तो ये क्या आ गया मेरे पास, वर्क का फॉर्मूला आ गया। किस क्या आ गया सर, वर्क की वर्क कर रहे हो, काम करने से ही तो कुछ होता है, काम करने से ही तो मज़ा आता है। I mean, जितना आप काम करोगे, जितना आप खुद को तराशोगे, जितना आप मेहनत करोगे, आप उतनी आपकी जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाती है। खैर, अब यहाँ देखो, अब मैंने कहा कि अगर मुझे इस प्रोसेस के लिए क्या निकालना पड़ जाए, क्यू निकालना पड़ जाए, तो क्यू विल बी इक्वल्स टू भी किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ डब्ल्यू। अब इसका अगर नेगेटिव लोगे, आप इसका नेगेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्यू विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस ऑफ 2.303 nRT और log ऑफ V2 डिवाइडेड बाय V1। सिमिलरली अगर प्रेशर की टर्म में लिखना है तो Q विल बी इक्वल्स टू प्लस ऑफ 2.303 nRT और यहां log ऑफ P1 डिवाइडेड बाय P2। ये दो फॉर्मूले आपके पास आ गए हैं जिससे आप वर्क भी निकाल सकते हो और आप हीट भी निकाल सकते हो। इस तरीके के प्रोसेस आप यहां से कर सकते हो और यहाँ के क्वेश्चंस भी आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। इसे कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारा नया टॉपिक। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं नया टॉपिक। नया टॉपिक बोले तो कि नए प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालना है हमें, तो वर्क डन फॉर नया प्रोसेस, वर्क डन फॉर नया प्रोसेस। देखो रात का समय है और समय अधिक है, तो हम जब बोलते हैं तो आवाज़ पड़ोस तक जाती है, तो हमारे पड़ोसी सोचते हैं कि रात को क्यों बड़बड़ाता रहता है, पगला तो नहीं गया है कहीं पे। तो नहीं, हम पगला नहीं गए, हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। हमारा एक एम है कि सभी बच्चे पढ़ें, तो हम यही कर रहे होते हैं। तो हम पड़ोसियों को कैसे समझाएं कि हम रात में पढ़ाते हैं और दिन में भी पढ़ाते हैं। खैर, अब आता है सेकंड टाइप। सेकंड टाइप का प्रोसेस मतलब फॉर वर्क फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। अब आपको पता होना चाहिए एडियाबैटिक प्रोसेस वो होते हैं जिनमें हीट चेंज विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर। इट मीन्स कि क्यू बराबर क्या होता है, जीरो के। आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि डेल्टा ई बराबर जो होता है वो होता है क्यू प्लस डब्ल्यू के। ऐसा मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी करवाया है, लास्ट सेकेंड के अंदर, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। डेल्टा ई विल बी इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर ये जीरो है तो डेल्टा ई विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाता है भाई, डब्ल्यू के। मुझे निकालना क्या है, वर्क डन। इट मीन्स कि वर्क डन विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर किसके बराबर, डेल्टा ई के बराबर। हम मुझे इतना जरूर पता है, क्या पता है सर आपको, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, सॉरी आइडियाबैटिक प्रोसेस। और अगर हम यहाँ रिवर्सिव डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो ये जो डेल्टा ई है, मैंने आपको कभी ना कभी जरूर पढ़ाया है पीछे वाले लेक्चर में ही, कि डेल्टा ई बराबर होता है NCV dt के बराबर। किसके बराबर होता है, NCV dt। N नंबर ऑफ मोल्स, CV मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CV क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और dt क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। इट मीन्स कि मैं यहां प्यार से लिख दूं कि अब मेरा जो वर्क डन है किसके बराबर, डेल्टा ई के, तो किसके बराबर हो जाएगा, NCV dt। एक फॉर्मूला वर्क निकालने का ये आ गया आपके पास, लेकिन हम यहां नहीं रुकने वाले। क्यों सर, क्यों नहीं रुकने वाले, आ तो गया, और भी तो फॉर्मूले बन सकते हैं। मैंने आप लोगों को ये जरूर पढ़ाया है कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू होता है R डिवाइडेड बाय स्मॉल r माइनस 1। ये क्या है, स्मॉल r पॉइजन्स रेशियो है, R गैस कांस्टेंट है, ये 1 तो कांस्टेंट है ही। तो अब यहां मैं क्या करूंगा, वी नो दैट, आप लिख सकते हो, वी नो दैट क्या, कि CV बराबर होता है R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1।
सो अब मैं यहां लिख दूं कि अब आप लिख सकते हो कि W विल बी इक्वल्स टू N और यहां R और इसके नीचे क्या लिख दोगे भाई, गामा -1 और अंदर लिख दोगे आप dt। अच्छा dt को क्या लिख दूं मैं, T2 - T1 लिख दूं। dt को हम लिख तो सकते हैं ना, इसका मतलब कि W विल बी इक्वल्स टू NR इंटू T2 - T1 डिवाइडेड बाय गामा -1 हो गया। अच्छा चलो मल्टीप्लाई करते हैं, देन वर्क डन विल बी इक्वल्स टू, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, nRT2 माइनस nRT1 डिवाइडेड बाय, सॉरी गामा बोल रहा हूं मैं, स्मॉल r -1 मतलब पॉइजन्स रेशियो -1 आप कर सकते हो। अब देखो, अब थोड़ा और समझो, देखो चीजों को आसान करना सीखो कि किस तरीके से आसान होंगी। आपने किया nRT2, क्या आप नहीं पढ़ते कि PV इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, nRT के बराबर होता है। तो P1V1 विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर है, nRT1 के बराबर हो जाएगा। और P2V2 बराबर किसके हो जाएगा, nRT2 के बराबर। तो ये देखो ना, nRT2 किसके बराबर हो सकता है, P2V2 के बराबर। देन वर्क डन विल बी इक्वल्स टू P2V2 माइनस nRT1 किसके बराबर, P1V1 के, तो P1V1 डिवाइडेड बाय R -1। ये है, ये क्या है, ये फॉर्मूला है किसका, वर्क डन कौन से प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। किसके लिए है ये, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए है। तो इस तरीके से आप रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेसेस वगैरह के लिए आप ये निकाल सकते हो। तो इनको कॉपी करें, फिर हम करते हैं आगे की बातें। अगर आप इरिवर्सिबल प्रोसेसेस की बात करोगे, मैं यहां लिख भी देता हूं शॉर्ट के अंदर, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करोगे, तो अगर पहला मैं कहूं कि भाई आइसोबैरिक के लिए P एक्सटर्नल किसके बराबर, 0 के बराबर, तो वर्क डन बराबर किसके, 0 के। अगर आइसोकोरिक की बात, ये पहले पढ़ा चुका हूं मैं, आइसोकोरिक की अगर बात करोगे तो यहां डेल्टा V बराबर किसके, 0 के। देन वर्क डन विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर, 0 के बराबर होता है। तो इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा हम करते हैं। तो आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा, पॉज करके नोट भी कर सकते हो। वीडियो को अगर कुछ पार्ट समझ नहीं आया तो आप फिर से भी देख सकते हो। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा और उम्मीद करता हूं अब की बार कि आप इसे ज़रूर शेयर करेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपकी सेम क्लास के अंदर हैं, 11th के अंदर हैं, 12th के अंदर है, तो सारे के सारे वीडियोज़ या जो सीरीज़ है कंटिन्यूसली लगी आ रही है। और हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आपको कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सअप ग्रुप्स के अंदर शेयर करें, अपने सोशल मीडिया हैंडल मतलब जो भी फेसबुक है, आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो भी चलाते हो आप सबके पास में शेयर करें, ताकि सभी की हेल्प हो सके। और आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, आप लाइक करते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ में, एक अच्छे से टॉपिक के साथ में। और हम भी जब तक थर्मोडायनेमिक्स ख़त्म नहीं हो जाता हम इसे छोड़ेंगे नहीं, और एक लेक्चर इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर भी करने वाले हैं, वो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस अगेन, और मिलते हैं फिर नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।